जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू किया था बिहार पुलिस का और यूपी पुलिस का हिंदी व्याकरण की क्लास। ठीक है, हिंदी व्याकरण हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है, हिंदी भाषा पूरा पढ़ चुके हैं, वर्णमाला कंप्लीट किया है और संधि में हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज बारी है किसका? विसर्ग संधि का। ठीक है, अब देखिए विसर्ग संधि की बात। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? पहला मेरा है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल मेरा है कि नीर जोड़ आहार। क्या? नीर जोड़ आहार, नी जोड़ आहार। अब इसका विसर्ग संधि का परिभाषा क्या है? विसर्ग संधि का परिभाषा है कि विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन है उसमें से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे विसर्ग है, नी है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। अब विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग हट जाएगा। विसर्ग हट जाएगा मतलब क्या बनेगा? निराहार। क्या बनेगा? निराहार। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि एक और बता रहा है कि विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन है आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एक और है दु आशा। दूसरा एग्जांपल है दु आशा, दु जोड़ आशा। अब इसका क्या हो जाएगा? दु जोड़ आशा, इसका क्या होगा? तो देखिए दु आशा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो विसर्ग के बाद है आ है, तो यहाँ पर दु का जो लिखा जाएगा दु लिखा जाएगा, आ के जगह पर क्या आ जाएगा? रा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दुराशा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा एक बार और बोले, विसर्ग के बाद जो स्वर व्यंजन आता है उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए आगे बात करें विसर्ग संधि के प्रमुख नियम के, विसर्ग संधि के नियम के बारे में बात करते हैं। विसर्ग संधि के नियम। ठीक है, इसका पहला नियम है विसर्ग संधि का। पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाता है, मतलब कि ओ अगर संधि में विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं। विसर्ग का ओ हो जाता है यानी कि विसर्ग के पहले अ के बाद, विसर्ग के पहले यानी कि फर्स्ट में पहले अ, पहले क्या? अ, और अ के बाद आ आए। क्या आए? अ के बाद अ अथवा प्रत्येक में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि य, र, ल, व और क्या व और ह हो तो अ के बाद अ और प्रत्येक में वर्ग के कितना? तीसरा, चौथा और पांचवा। कितना? और पांचवा, वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा आए तो वो विसर्ग क्या हो जाता है? वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा को य, र, ल, व और ह। य, र, ल, व और कौन सा? और ह। तो ये क्या हो जाएगा? जब ये तीनों आए वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा में, जब ये तीनों आए तो अ का क्या हो जाता है? इसका ओ हो जाता है। ह आए, इसके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला मेरा एग्जांपल है मन जोड़ अनुकूल। क्या? मन जोड़ अनुकूल। पहला एग्जांपल है मन जोड़ अनुकूल। मन जोड़ अनुकूल का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या करा? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा य, र, ल, व में से ह में से कोई भी आए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, तो मन अनुकूल इसका मतलब क्या हो जाएगा? मन जोड़ अनुकूल का मतलब क्या हो जाएगा? मनोनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल हो जाएगा। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? मनोनुकूल हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मन जो अनुकूल का मनोनुकूल हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ गए। अब देखिए जैसे तप जड़ बल है। क्या है? तप जड़ बल है। अब देखिए मन के जगह पर ओ का उच्चारण आया ना, यहाँ पे आया ना, जो ओ बन जाता है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मन जो अनुकूल, तो मना की जगह पर ओ का उच्चारण आया मनो, मनो का है। जैसे तप जोड़ बल, दूसरा क्या है मेरा? क्या?
तप जोड़ बल। अब तप जोड़ बल का यहाँ पर ओ का उच्चारण कहाँ पर आएगा, प पर आएगा, तो क्या हो जाएगा तपोबल। क्या हो जाएगा आपका तपोबल। इस चीजों को समझ गए कि पहला संधि कहता है वर्ग विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी वर्ग के पहले अ और बाद में अ आए तो वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, य र ल व और ह, ठीक है। जब ये आए तो इसका क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाता है। क्या हो जाता है इसका ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे मन अनुकूल, तो मन जो अनुकूल था तो मनो अनुकूल हो जाएगा, क्या कि न के जगह पर ओ का उच्चारण स्थान आ जाएगा, ठीक है। जैसे तप जोड़ बल, तप की जगह प के जगह पर ओ का उच्चारण स्थान आ जाएगा, क्या हो जाएगा तपो जोड़ बल, ठीक है। अब देखिए इसका एक अपवाद भी है। क्या है अपवाद, पहले नियम का एक अपवाद भी है। अपवाद को समझते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, जैसे कि अपवाद के समझते हैं। अपवाद है कि पुनः एवं अंत में, यानी कि शुरू में और लास्ट में विसर्ग का क्या हो जाता है र हो जाता है। अगर पुनः शब्द हो, क्या क्या शब्द हो अपवाद में, अगर पुनः शब्द हो, ठीक है, और एक शब्द और हो अगर अंत हो, ठीक है, क्या हो पुनः और अंत किसी शब्द में मिल जाए, यानी कि पुनः और अंत किसी शब्द में मिल जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपको अरे हो जाएगा, यानी कि र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा र हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे पुनः मुद्रण, पहला एग्जांपल इसका समझते हैं पुनः मुद्रण। अब ये पुनः मुद्रण है, अब इसका पुनः का क्या हो जाएगा र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पुनः का क्या हो जाएगा र हो जाएगा, तो विसर्ग घटेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा पुनः मुद्रण, ठीक है। विसर्ग घट के ऊपर क्या लग जाएगा रेफ लग जाएगा, यानी कि र लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल है तुम्हारा अंतधान, अंत जोड़ धान, अंत जोड़ धान। अब अंत जोड़ धान का क्या हो जाएगा, अंत में से क्या हट जाएगा रेफ हट जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा आपके ध पे रेफ लग जाएगा, यानी कि अंत ध्यान, ठीक है। इस तरह से इसका अपवाद है, जहां पुनः और अंत दोनों मिले तो क्या हो जाएगा आपका ये र लग जाता है, यानी कि ऊपर रेफ लग जाता है, ठीक है। इस चीजों को समझ गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए देखिए विसर्ग का दूसरा नियम है, दूसरा नियम विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। इस नियम को समझते हैं, ठीक है। इस नियम को देखिए, इस नियम कहता है कि यदि किसी विसर्ग के पहले अ आ को लेकर, पहले क्या अ आ, ये याद रखिएगा, पहले अ और आ, और आ को लेकर अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो अब बाद में कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में अ आ उ और हर्षु, बाद में क्या अ आ उ और हर्षु, अगर ये तीनों और ये हो तो तीसरा चौथा और पांचवा, किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण य र ल व, य र ल व में से कोई, य र ल व में से कोई, अगर तीसरा चौथा और पांचवा, कौन कौन सा तीसरा चौथा और पांचवा में से कौन कौन सा य र ल व, य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा आपका विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल को समझते हैं, जैसे इसका पहला एग्जांपल है नी जोड़ आशा। क्या एग्जांपल है नी जोड़ आशा, देखिए। और इसमें से क्या है य र ल व, ठीक है, ये क्या है य र ल व, इसमें से कोई हो तो नी जोड़ आशा। अब विसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है तो नी के जगह पर नी का तो नी लिख देंगे, क्या लिख देंगे नी लिख देंगे, और आ के जगह पर क्या लगा देंगे रा सा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका निराशा। क्या हो गया, इसके जगह पर क्या आ गया आपका तीसरा एक दो, तीसरे के जगह पर क्या आ गया आपका रो आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका इसका निराशा, ठीक है। अगर इसके दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका आता है नी जोड़ धन। क्या है नी जोड़ धन। अब नी जोड़ धन की बात करते हैं तो नी जोड़ धन में क्या हो जाएगा आपका नी के जगह पर नी का तो नी लिख देंगे,
और धन के जगह पर एक रेफ लगा देंगे, क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ, यानी कि पहले अ आ, उसके बाद अ आ उ में से तीसरा चौथा पांचवा में से, यानी कि य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आपका र हो जाएगा। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। देखिए अब इसके अगले नियम की बात करते हैं। इसका अगला नियम है आपका विसर्ग का स हो जाता है। तीसरा नियम है विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। अब इसका इसका नियम कहता है, इसका नियम ये कहता है, यदि किसी विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, यदि किसी विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च या छ या तलावे स हो तो छ या तलावे स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, स में एक हलन लग जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, तलावे स हो जाएगा। जैसे कि यदि किसी विसर्ग पे पहले कोई स्वर हो, ठीक है, याद रखिएगा, पहले के स्वर बाद में छ और तलावे स हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स में एक हलंत लग जाएगा, यानी कि जो ये है, यानी कि एक ये लग जाएगा। जैसे कि इसकी पहले एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल है कि आपको निजोड़ चिंतन, क्या है, निजोड़ चिंतन, निजोड़ चिंतन। ठीक है, क्या है, निजोड़ चिंतन। अब देखिए निजोड़ चिन्ह, इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वन में स्वर हो और स्वर के बाद अगर कोई च हो, छ हो या तलावे स हो तो उसके जगह पर तलावे स का अगर हलंत लग गया ना तो आधा स हो गया। अगर ये लाइन लग गया तो क्या हो गया, आधा स हो गया। तो इसको देखिए, इसको क्या करना है, इसको करना है आपको, नी को तो नी लिख देंगे। अब च के जगह पर क्या लिखाएगा, स लिखाएगा, ये वाला इसमें हलंत लगाइए या एक तलावे स लगाइए, तो क्या हो जाएगा आपका, एक तलावे स लगाइए और इसके बाद क्या लिख दीजिए, चिन्ह। क्या हो जाएगा, निश्चिन्ह। क्या हो जाएगा आपका, निश्चिन्ह। ठीक है, जैसे कि देखिए फिर से देखिए, अगर नी लगा दिए, नी का तो नी लिख दिए, बीच में उसके बाद क्या लगेगा, एक तलावे स लगाइए या हलंत लगाइए, आधा स या हलंत। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, चिन्ह। उसके बाद ये दोनों लिख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, चिन्ह हो जाएगा। देखिए अब दूसरे एग्जाम्पल की इसकी बात करते हैं, नी जोड़ छल। क्या, नी जोड़ छल। अब नी जोड़ छल की बात करते हैं, नी जोड़ छल। अब देखिए नी के जगह पर तो नी लिख देंगे। अब छ के जगह पर छ भी आया है, क्या क्या आना था, छ या तलावे स। ये तीनों में से कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा, तलावे स या हलंत ए वाला लग जाएगा। ठीक है, इस नियम में तो यहाँ पर छ लगा हुआ है, तो छ के जगह पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधा स। उसके बाद क्या लिखेंगे, छ और ल, क्या हो जाएगा, निश्चल। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। तीसरा नियम यही है कि यदि कोई स्वर में, यदि कोई स्वर हो तो बाद में छ या तलावे स हो तो इसमें से क्या हो जाएगा, तलावे स का हलंत लग जाएगा, यानी कि आधा स हो जाएगा। ये है आपका कितना नियम, तीसरा नियम। ठीक है, अब चौथे नियम की बात करते हैं, विसर्ग का च हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का च हो जाता है। अब चौथे नियम को देखिए, विसर्ग का क्या हो जाता है, च, यानी कि आधा च हो जाता है। ठीक है, अब आधा च हो जाता है। अब इसकी चर्चा करते हैं। अब इसकी देखिए, इसका नियम कहता है कि विसर्ग का के पहले क्या, ई और उ। विसर्ग के पहले क्या, ई और उ। विसर्ग के पहले ई और उ। ठीक है, ये चौथा नियम है कि विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का च हो जाता है। ठीक है, अब च की बात करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि विसर्ग के पहले क्या आएगा, ई और उ आएगा। विसर्ग के पहले क्या आएगा, चौथे नियम में ई और उ आए। विसर्ग के पहले अगर ई और उ आए तो क्या हो जाएगा, बाद में अगर क ख ट ठ और प और ख आए तो ये क्या हो जाएगा, आपका मूर्धन्य च हो जाएगा। कौन सा च हो जाएगा, मूर्धन्य च हो जाएगा। यानी कि च वाला नहीं था, च वाला था, ये मूर्धन्य च वाला था। चौथा नियम क्या था, मूर्धन्य स वाला। तो यहाँ पर च नहीं है, क्या है आपका, मूर्धन्य स वाला नियम है। ठीक है, जैसे कि क्या कर रहा है, पहले क्या ई और उ आया, बाद में क्या है, क ख ट, बाद में क ख ट और क्या है, प और फ है। क्या है, प और फ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मूर्धन्य स, यानी कि आधा मूर्धन्य स हो जाएगा। जैसे इसके नियम के बारे में समझते हैं। इसका नियम कह रहा है कि जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका है कि नी जोड़ कपट। क्या, नी जोड़ कपट, नी जोड़ कपट। अब देखिए नी जोड़ कपट की बात कर रहा है। अब नी जोड़ जब भी कपट की बात क्या कर रहा है, विसर्ग में
क्या आए, अगर विसर्ग आए तो उसके जगह पर क्या आएगा आपका मूर्धन्य स आएगा। तो नी को तो नी लिख देंगे, जब मूर्धन्य इसमें हलंत लग गया तो आधा स होगा, तो क्या हो जाएगा निस कपट, क्या हो जाएगा आपका निस कपट। इसको समझ गए, यानी कि कह रहा है कि विसर्ग का स का जो हो जाता है, यदि ये विसर्ग हटेगा स हटने के बाद तो क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है क आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है आपका क आ रहा है, तो क्या हो जाएगा निस कपट। अब देखिए इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है मेरा, जैसे कह रहा है कि नी जोड़ कंटक, क्या नी जोड़ कंटक, क्या कह रहा है नी जोड़ कंटक। अब नी जोड़ कंटक की बात कर रहा है, देखिए विसर्ग है तो नी का तो नी लिख देंगे, क्या लिख देंगे नी का नी लिख देंगे, विसर्ग की जगह पर आधा स लगा देंगे, आधा स लगा देंगे, उसके बाद कंटक का कंटक हो जाएगा। तो है उसके पहले क्या आएगा मूर्धन्य स आएगा। ये क्या कर रहा है नियम कर रहा है, नियम यही कर रहा है ना कि अगर विसर्ग में ई या विसर्ग से पहले ई और ऊ हो या उसके बाद में क ख ट प और फ हो तो उसमें क्या हो जाएगा मूर्धन्य स में हलंत यानी कि आधा मूर्धन्य स आ जाएगा। ये जैसे कि पहला था कि नी जोड़ कपट, तो नी था, विसर्ग के जगह पर क्या लगाना था स लगाना था, विसर्ग के बाद क्या आएगा स के बाद क्या आएगा कपट आया था, तो क्या हो जाएगा निस कपट, ठीक है। और नी जोड़ कंटक यानी कि नी के नी लिख दिए और उसके बाद क्या लिख दिए आधा स मूर्धन्य स लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए कंटक लिख दिए। यही था मेरा चौथा नियम, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। जैसे देखिए इसका एक अपवाद भी है इसका स का, जैसे कि इसका एक अपवाद देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। जैसे इसका जैसे एक अपवाद है कि दू जोड़ ख, क्या है दू जोड़ ख, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको सीधा लिख देना है कि दू, ये हो जाएगा आपका, ये सीधा हो जाएगा, यही अपवाद था इसका कि दू जोड़ ख, तो ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें सीधा लिख देना है दू और विसर्ग लगा के ख के बाद विसर्ग लगा के, इसका यही बात है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं पांचवा नियम का। चलिए देखिए इसका पांचवा नियम देखते हैं, विसर्ग संधि का पांचवा नियम है, कह रहा है कि विसर्ग का स हो जाता है, यानी कौन सा था दंड स, कौन सा दंड स, विसर्ग का स हो जाता है, इसमें जो हलंत लगता है वो वाला स हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका नियम के बारे में देखते हैं। इसका नियम कहता है पांचवा नियम का, यदि विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। विसर्ग के पास तो कौन सा हो त या थ हो तो इसमें क्या हो जाएगा इसका मूर्धन्य स हो जाएगा, दंत स हो जाएगा। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि नम जोड़ ते, क्या नम जोड़ ते, नम जोड़ ते। अब देखिए क्या कह रहा है विसर्ग के बाद तो या थ हो तो विसर्ग के बाद तो लगा हुआ है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा स हो जाएगा, कौन सा था दंत स। जैसे नमक के नमक लिख देंगे सीधा, उसके बाद क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, जब हलंत लग गया तो आधा स लिखाएगा, उसके बाद क्या है ते है, तो क्या हो गया आपका नमस्ते, क्या हो गया आपका नमस्ते, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेके इस पांचवें नियम को समझते हैं। इसका एग्जांपल एक और ये है कि आपका मन जोड़ ता, क्या मन जोड़ ता, मन जोड़ ता। देखिए अब मन के तो मन लिख देंगे सीधा, क्या लिख देंगे मन लिख देंगे, और उसके बाद क्या है विसर्ग के बाद क्या लगा हुआ है तो लगा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा आधा स हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग के बाद तो लगा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आधा स हो जाएगा। उसके बाद ताप को सीधा उतार देंगे, क्या लिखा देंगे उतार देंगे, क्या हो जाएगा मन ताप, ठीक है। यही मेरा नियम है कौन सा पांचवा नियम यह कहता है कि स्वर के बाद तो या थ हो तो उसके बाद क्या लग जाता है दंड स लग जाएगा। अगर इसमें हलंत लग गया तो क्या हो जाएगा आधा स हो जाएगा। अगर सीधा बिना हलंत लगा रहता तो सीधा पूरा त होता, लेकिन जब इसमें एक हलंत लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आधा स हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसका छठा नियम कह रहा है कि विसर्ग का लोप हो जाना, क्या हो जाना विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, ठीक है। देखिए विसर्ग का लोप हो जाना यानी कि ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद छ हो तो यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या है विसर्ग के बाद अगर छ हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा आपका लुप्त हो जाएगा और च का आगमन हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद यानी कि इसके बाद अगर क्या हो छ हो, कौन सा हो विसर्ग के बाद इसके बाद अगर छ हो
छ हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी कि हट जाता है। उसके बाद किसका आगमन होता है, इसके बाद किसका आगमन होता है, च का। कौन से शब्द का आगमन होता है, इसके बाद च का आगमन होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आपका अनु जोड़ छेद। क्या, अनु जोड़ छेद। अब देखिए विसर्ग के बाद छ आया तो क्या हो जाएगा, अनु का तो अनु सीधे लिख देंगे, अनु का अनु लिख देंगे, लेकिन ये च लगा हुआ है यानी इसमें हलंत है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, किसका आगमन होगा, आधा च का, यानी कि आधा च लिख देंगे और लास्ट वाला जो है तो छेद का छेद उतार देंगे। क्या हो गया, अनुच्छेद। ठीक है, अब देखिए इसके आगे के सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर मेरा है, इसकी एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सेकंड नंबर है छत्र छाया। क्या है, छत्र जोड़ छाया। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, छत्र जोड़ छाया। छत्र का तो छत्र हम उतार लेंगे, क्या हो जाएगा, छत्र का छत्र हम लिख लेंगे। अब विसर्ग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो किसका आगमन होगा, आधा च का। तो आधा च तो लिख लिए, उसके बाद क्या लिए, छाया। ठीक है, छत्र च छाया। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। तो ये मेरा क्या था, विसर्ग का लोप हो जाना, यानी विसर्ग का विलुप्त हो जाने के बाद किसका आगमन होता है, च का आगमन होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका विसर्ग का लोप। इसका छठा नियम यही था। अब बात करते हैं इसके सातवें नियम का। अब सातवें नियम की चर्चा कल की वीडियो में करेंगे। कुछ पॉइंट, 3-4 पॉइंट और आ गया है विसर्ग संधि का। ठीक है, उसके कल के वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, और आगे की क्लास ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।